हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में छोटा सा ओवरव्यू लिया था आरडीबीएमएस के बारे में। बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती क्या है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा है, यू कैन गो फॉर दिस लिंक एंड आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस यानी कि फीचर्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या क्या फीचर्स हैं जो उसको बाकी डेटाबेस से अलग करती है। तो फीचर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरडीबीएमएस बेसिकली होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आई बटन में लिंक है, यू कैन गो फॉर दिस लिंक एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो बेसिकली अगर बात करें आरडीबीएमएस का तो मतलब एक छोटा सा समराइज कर लेते हैं ताकि आपको भी पता होना चाहिए बेसिकली आरडीबीएमएस होती क्या है। फिर उसके बाद उसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें आरडीबीएमएस का तो बेसिकली जो आरडीबीएमएस वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली क्या होती है आरडीबीएमएस। अगर हम बात करें आरडीबीएमएस का तो बेसिकली ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, जहां पर रिलेटेड डेटा को स्टोर करी जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कॉलेज की तो कॉलेज एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम सिर्फ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। यानी कि स्टूडेंट की डेटाबेस मतलब स्टूडेंट की टेबल बनेगा, एक हमारा फैकल्टी की, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लाइब्रेरी की बनेगा। ऐसे बहुत सारे टेबल्स होंगे जो कि आपस में रिलेटेड हैं। यानी कि अगर हम बात करें स्टूडेंट और फैकल्टी का तो स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में रिलेशनशिप है। अगर बात करें लाइब्रेरी और स्टूडेंट का तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट के बीच में भी रिलेशनशिप है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इट्स ए रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जो रिलेशन डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो अगर मैं आपको पूछूं कि जो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस है ये अलग चीज़ें हैं एक ही चीज़ है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों अलग चीज़ नहीं है। हम कह सकते हैं आरडीबीएमएस इज ए पार्ट ऑफ डीबीएमएस, आरडीबीएमएस इज ए पार्ट ऑफ डीबीएमएस। क्योंकि जब हम डीबीएमएस पढ़ रहे थे मैं आपको बताया था कि डीबीएमएस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस मॉडल्स होती हैं। जैसे कि नेटवर्क मॉडल हो सकता है, हमारा रिलेशनल मॉडल हो सकता है, हायरार्किकल मॉडल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। उन मॉडल के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अगर बात करें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की तो जो डेटाबेस मॉडल है ये बेसिकली यूज होती है डेटाबेस की एक व्यू को प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि चाहे वो लॉजिकल व्यू हो चाहे वो फिजिकल व्यू हो, तो डेटाबेस मॉडल है किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम डाटा को स्टोर करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में डेटाबेस मॉडल हमको बताता है। ये जो रिलेशन डेटाबेस मॉडल है इसके अंदर हम रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कि ये एक आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम आरडीबीएमएस को यूज करते हैं। तो डीबीएमएस का एक मॉडल है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, उसके अंदर हमको डेटा को स्टोर करते हैं। जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं वो होते हैं रिलेटेड डेटा। उस रिलेटेड डेटा को जहां पर स्टोर करते हैं हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। उन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो कि आरडीबीएमएस के अंदर अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस अलग अलग चीज़ नहीं है। आरडीबीएमएस इज ए पार्ट ऑफ डीबीएमएस। तो ये था प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पूरी चीज़ें तो आई बटन में लिंक है, तो यू कैन गो फॉर दिस लिंक एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो बेसिकली ये था एक प्रीव्यू जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अगर बात करें पहला फीचर का है हमारा सिंपल एंड इजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरडीबीएमएस को सीखना बड़ा इजी है, बड़ा आसान सा चीज़ है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बड़ा सा मतलब सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आपके लिए आरडीबीएमएस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें टेबल को क्रिएट करने के लिए तो सिंपल क्रिएट टेबल, तो ये कमांड्स है जो कि यूज होती हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। अगर को डिलीट करना है टेबल को तो हम डिलीट टेबल भी कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि मतलब सिंपल इंग्लिश में बेस्ड हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आरडीबीएमएस के अंदर। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा सा सिंपल है, बड़ा सा ईजी है इसको सीखना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें नेक्स्ट फीचर का जो कि हमारा फ्रीवेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर हम बात करें आरडीबीएमएस की सॉफ्टवेयर, अगर बात करें माईएसक्यूएल की, तो जो माईएसक्यूएल है, माईएसक्यूएल एक आरडीबीएमएस की सॉफ्टवेयर जो कि यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, मतलब फ्री टू यूज है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं माईएसक्यूएल इज फ्रीवेयर, यानी कि ये एक ओपन सोर्स है जिसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फीचर है आरडीबीएमएस का कि अगर आप चाहते हो आरडीबीएमएस से काम करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो उसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है।
तो बेसिकली हम कह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज फ्रीवेयर, यानी कि ये टोटली फ्री है एंड फ्री टू यूज है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर का जो कि हमारा लैंग्वेज, तो बेसिकली क्या होती है, अगर हम बात करें डेटाबेस की लैंग्वेज की, जो पहला लैंग्वेज है वो एसक्यूएल है। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे डेटाबेस में, मतलब कोई भी डेटाबेस हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस हो, चाहे वो नेटवर्क डेटाबेस हो, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो, कोई भी डेटाबेस हो, आप अगर डेटाबेस में काम करना चाहते हो आपको एसक्यूएल आना जरूरी है। और एसक्यूएल इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब सिंपल सा चीज़, अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एसक्यूएल सीखने में। तो बेसिकली जो लैंग्वेज है ये कॉमन लैंग्वेज, यानी कि सिर्फ एसक्यूएल सीखने पर आपको जो भी पूरी सॉफ्टवेयर है आप उसके यूज कर पाओगे, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की, तो बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने जाते हैं, यहाँ पर मल्टीपल फेजेस होती हैं, मतलब बैक एंड होती है, फ्रंट एंड होती है। वहाँ पर डेटाबेस को डेवलप करने के लिए अलग एक डेवलपर की ज़रूरत है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन हम बात करें डेटाबेस की सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज काफ़ी है, यानी कि एसक्यूएल। अगर हम एसक्यूएल को अच्छे से सीख जाएंगे तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम डेटाबेस में काम करना चाहते हैं तो ये जो एसक्यूएल है मतलब हर सॉफ्टवेयर के लिए कॉमन है। यानी कि अगर बात करें माईएसक्यूएल का, तो माईएसक्यूएल में भी एसक्यूएल का यूज करी जाती है। तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है, थोड़ी बहुत चेंजेस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको जब काम करोगे इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एसक्यूएल और माईएसक्यूएल में क्या फ़र्क है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, लेकिन माईएसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। दोनों में कंफ्यूज मत होना। एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज में लिख दूँ, एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज, ठीक है। जो माईएसक्यूएल है ये एक सॉफ्टवेयर है, माईएसक्यूएल इज ए सॉफ्टवेयर जो कि यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो एक बढ़िया सा फीचर है लैंग्वेज फीचर, जो कि सिर्फ एसक्यूएल सीखने पर आप कोई भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ी चेंजेस होती हैं, लेकिन उसमें कोई इसमें बड़ी डील नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल मैं इसको हटा रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट फीचर है RDBMS का, जो कि हमारा की एट्रीब्यूट, तो ये क्या होती है, अगर हम बात करें की एट्रीब्यूट का, तो पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट क्या होती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट का, ठीक है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि स्टूडेंट की नेम क्या है, स्टूडेंट की रोल नंबर क्या है, ठीक है, और हम बात करते हैं स्टूडेंट की एज क्या है। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट नाम की एंटिटी का। तो ये जो एंटिटी है, अगर हम बात करें नेम का, तो नेम डुप्लीकेट हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें क्लास का, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, उन स्टूडेंट का एक मल्टीपल नेम भी हो सकता है। अगर बात करें गौरव का, ठीक है, तो ये जो गौरव है, ये गौरव नाम मल्टीपल स्टूडेंट का हो सकता है, यानी कि नेम जो है डुप्लीकेट हो सकता है। अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता, यानी कि रोल नंबर हमेशा सिंगल ही रहता है। एक ही रोल नंबर सिर्फ एक ही बच्चों को असाइन करी जाती है। तो बेसिकली रोल नंबर है हमारा की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट का मतलब यानी कि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। तो अगर बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम कोई भी डेटाबेस में काम कर रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हमको प्राइमरी की को मेंशन करना पड़ेगा। अगर बात करें स्टूडेंट का, अगर हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसकी रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, क्योंकि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो बेसिकली रोल नंबर इज ए की एट्रीब्यूट। अगर बात करें एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय की जो डेटाबेस है उससे एम्प्लॉय की नाम होती है, एम्प्लॉय की एज होती है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो अगर बात करें एम्प्लॉय की नेम का, तो एक ही नेम पर मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक ही एज के मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, यानी कि नेम एज जो सैलरी हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं। अगर बात करें एम्प्लॉय आईडी का, तो एम्प्लॉय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट की रोल नंबर है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये होती है प्राइमरी की, यानी कि ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर इज ए की एट्रीब्यूट। तो बेसिकली की एट्रीब्यूट क्या है, जिसकी मदद से, मतलब जो भी एट्रीब्यूट की मदद से हम चीज़ों को, हम एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं की एट्रीब्यूट। तो ये हमारा रोल नंबर है की एट्रीब्यूट, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उस टेबल के अंदर एक फीचर एप्लीकेबल है, जो कि हमारा प्राइमरी की का फीचर, यानी कि की बेस का फीचर, जिसकी मदद से हम एंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़े सा फीचर है। अगर आप बड़े से डेटाबेस में काम कर रहे हो तो आपको ये बहुत यूज होने वाली फीचर है, यानी कि की एट्रीब्यूट जो भी सारी चीज़ें हैं ये आगे बहुत यूज होने वाली चीज़ें। तो अगर बात करें नेक्स्ट फीचर का, जो कि हमारा नॉर्मलाइजेशन, ये क्या होती है। तो अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन का, तो यहाँ पर मल्टीपल नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं जो कि यूज करी जाती है डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा को कम करने के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, मैं आपको मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में, इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो नॉर्मलाइजेशन यूज होती है डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए डेटाबेस से। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या है, मतलब आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो मैं इतना ज़्यादा बता नहीं रहा। अगर बताऊंगा तो मतलब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम आगे पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर का, जो कि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, ये सबसे अहम फीचर है
कैसे मेमोरी मैनेज होती है मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपकी सिस्टम है, मान लो कि आपकी मतलब मानने की बोल रहा हूँ कि आपकी सिस्टम में 1 TB डेटा स्टोर है, ठीक है, 1 TB की डेटा आपकी डेटाबेस में स्टोर है, सिस्टम हो या डेटाबेस हो कहीं भी आपकी 1 TB डेटा स्टोर है आपकी सिस्टम में। तो बेसिकली जो 1 TB डेटा है, 1 TB मान लो कि 1 TB डेटा के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी गई है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 1.2 KB डेटा का, मतलब मान लो कि 1.2 KB डेटा को मैं चाहता हूँ मतलब मेरी यूज के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मान लो कि IRCTC वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट में क्या होती है, हम टिकट्स को बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि IRCTC वेबसाइट में मेरा मल्टीपल डेटा है, यानी कि मेरा नेम है, मेरा एज है, उन सारे चीज़ें IRCTC वेबसाइट में स्टोर है, यानी कि IRCTC की डेटाबेस में स्टोर करी गई। मेरी नेम क्या है, मतलब मैं यूजर हूँ तो मेरी नेम को उनको पता होना चाहिए, मेरी एज क्या है, तो मेरी जो बैंक की इंफॉर्मेशन है, मैंने मतलब जब टिकट बुक करता हूँ तो इसमें अकाउंट सेव करने की ऑप्शन आती है, तो जो भी बैंक की अकाउंट होती है तो उसका भी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन IRCTC के डेटाबेस में स्टोर करी जाती है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को कि जो पासवर्ड उसको चेंज करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ आई वांट टू चेंज माई पासवर्ड, तो मैं कैसे करूँगा कि जाऊँगा सिर्फ चेंज पासवर्ड में, तो मेरी जो पासवर्ड चेंज हो जाएगा आसानी से। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड चेंज करनी है। मैं क्या करूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट डालूंगा, मेरे को एक पेज खोल के आ जाएगा जहाँ पर मैं अपने पासवर्ड को रीसेट करवा सकता हूँ। तो बेसिकली इतनी छोटी डेटा के लिए तो मैं ये नेम क्या है, मेरा एज क्या है, मेरी बैंक की डिटेल क्या है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहता है कि जो मेमोरी मैनेजमेंट का फीचर ये है कि अगर जितने भी डाटा मांगोगे आपको उतनी डेटा मिलेगा, ना कि उसके ज़्यादा मिलेगा। अगर चाहते हो आपकी टिकट देखने के लिए कि क्या क्या आपकी जो ट्रैवलिंग डिटेल है आप देखना चाहते हो, सिर्फ आपको ट्रैवलिंग डिटेल ही मिलेगा। अगर चाहते हो आधार को अपडेट करने के लिए सिर्फ आप आधार ही अपडेट कर सकते हो, ना कि और सारे चीज़ें जो डेटाबेस स्टोर करिए आप उसको देख सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आप जितनी चीज़ बोलोगे आपको दिखाने के लिए वो आपको उतनी चीज़ दिखाएगा, ना कि मल्टीपल चीज़ें। तो बेसिकली ये होती है मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि आपके डेटाबेस में कितने भी डेटा स्टोर करी गई है, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है। आप जितना डेटा मांगते हो आप सिर्फ आप उतनी ही डेटा मिलेगा आपको। मैं आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी MySQL की कमांड लाइन क्लाइंट है ओपन हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरह से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा जो डेटा है हम किस तरह से उसके मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पासवर्ड एंटर करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं करता हूँ अपनी पासवर्ड को एंटर। मैंने करा, तो पासवर्ड एंटर करवाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो MySQL है ओपन हो चुका है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ मैं शो डेटाबेस। तो आसान सा इंग्लिश है और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हाथ साफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस आपको दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो ADB सेशनल है मैं इस डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ। सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा यूज डेटाबेस की नाम है ADB सेशनल। तो मैं करूँगा उसके नाम को मैंने इनपुट करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर दिखा रहा है कि डेटाबेस चेंज, यानी कि जो डेटाबेस है चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं करूँगा कि जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर कितने टेबल्स हैं। तो मैं करूँगा यहाँ पर 100 टेबल्स, यानी कि कितने टेबल्स से मेरे को देखना है। तो 100 टेबल्स। तो कितना आसान सा यहाँ पर हो रहा है कि मतलब सिर्फ आपको क्वेरीज लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल इंग्लिश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को तीनों टेबल शो हो रहे हैं, यानी कि डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और T4। तो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय टेबल को देखने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय का वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉय की नेम क्या है, एम्प्लॉय की नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, जॉब, हायर डेट, सैलरी, यहाँ पर जो भी सारे डिपार्टमेंट नंबर है, जो भी एम्प्लॉय है यहाँ पर सारे यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर को देखने के। तो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, EMP नंबर, ठीक है, EMP नंबर और EMP नेम। जो भी हमारा इसका नाम है ना वही हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। EMP नंबर और EMP नेम सिंपल है। फ्रॉम कहाँ से हम देखेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से मैं करूँगा फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेरीज है वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने जो स्पेलिंग है एम्प्लॉय नेम का यहाँ पर गलत करते हैं, तो इसको पहले करते हैं सही। तो मैंने करा एम्प्लॉय नेम, तो अब ठीक है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ पूरे एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ हमको एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम ही शो हो रहा है, यानी कि हम जितना डेटा मांग रहे हैं उतनी डेटा हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो इतना मतलब सही मेमोरी मैनेजमेंट है, जो कि हमको जितना डेटा मांगोगे उतनी डेटा मिलेगी। यानी कि जो भी डेटाबेस है इससे हमको मतलब नहीं है, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मेमोरी मैनेजमेंट है काफ़ी बढ़िया है RDBMS का। तो हम अगर बात करें नेक्स्ट फीचर का, जो कि हमारा कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम कोई भी डेटाबेस में काम कर रहे हैं, उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे डेटाबेस का, जिसको मैंने आपको अभी दिखाया, उसका नाम है एडीबी सेशनल। तो आपकी कोई भी नाम हो सकता है, मैंने कहा एडीबी सेशनल, ये मेरे डेटाबेस के नाम है। तो बेसिकली इसके अंदर हम तीनों टेबल थे, यानी कि एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय की टेबल के बाद डिपार्टमेंट टेबल था हमारा, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल और T4 टेबल था। तो बेसिकली ये तीनों टेबल थे। अगर मान लो मैं एम्प्लॉय टेबल में कुछ अपडेट करता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए डिपार्टमेंटल टेबल में, यानी कि अगर मैं कोई भी टेबल पर, अगर मान लो मैं एम्प्लॉय टेबल पर कुछ अपडेट करता हूँ, कुछ डिलीट करता हूँ, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, डिपार्टमेंट वाले टेबल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कंसिस्टेंट फीचर है RDBMS का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटाबेस से मल्टीपल टेबल्स हैं, अगर आप कोई भी टेबल को अपडेट है, कोई भी टेबल को डिलीट है, कुछ भी कर रहे हो टेबल के साथ, तो बाकी टेबल इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली एक बड़ा सा फीचर है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी जो फीचर ऑफ RDBMS। तो अगर बात करें नेक्स्ट फीचर का, जो कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, सिर्फ एक ही सर्वर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अगर बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, यहाँ पर सिंपल एक ही सर्वर होते हैं, ठीक है। इस सर्वर के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट आके इसको एक्सेस करते हैं। अगर बात करें IRCTC का, तो IRCTC क्या है, एक वेबसाइट है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा को फ्लो करी जाती है। मतलब ट्रेन की टिकट बुक करने से लेकर मल्टीपल चीज़ें, यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनलिटी अवेलेबल है। ये जो IRCTC है, ये एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का एक सर्वर होगा, ठीक है, ये वेबसाइट का सर्वर होगा। इस सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटा को हम स्टोर करते हैं। हमको नहीं पता हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम सिर्फ डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो हम जो भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं, हम डिलीट करें, रिट्राइव करें, अपडेट करें, जो भी हम कर सकते हैं इससे अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बताते हैं कि सर्वर के अंदर डेटा स्टोर करी जाती है, यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कि यहाँ पर मल्टीपल यूजर आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक फीचर है RDBMS का, लेकिन इसको मैनेज करना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि जहाँ पर मल्टीपल यूजर होते हैं, यहाँ पर बड़ा सा सर्वर होती है, यहाँ पर मल्टीपल डेटा होती है, मतलब बड़े साइज के डेटा होती है। तो हम कह सकते हैं इसको मैनेज करना बड़ा इतना आसान नहीं होती है, लेकिन हम कह सकते हैं फीचर है RDBMS का, जहाँ पर मल्टीपल यूजर एट ए टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो हम बात करें फेसबुक का, ठीक है, तो फेसबुक क्या है, फेसबुक का एक सर्वर है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर अपनी नेम, एज, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं, हम फेसबुक के अंदर स्टोर करते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स होती हैं, आप कभी भी फेसबुक ओपन कर सकते हो, कभी भी फेसबुक को यूज कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस टाइम पर फेसबुक को यूज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल यूजर एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक फीचर है RDBMS का, जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि एक बताता है कि यहाँ पर मल्टीपल यूजर एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं अपनी डेटाबेस को। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर का, जो कि सिक्योरिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस जो है मल्टीपल यहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि यूज होती है डेटाबेस को सिक्योर रखने के लिए। यानी कि अभी आपने देखा कि जब हम MySQL को ओपन कर रहे थे तो यहाँ पर हमको पासवर्ड मांग रहा था कि अगर आप पासवर्ड एंटर करवा रहे हो तो आपको पूरी डेटाबेस जो है विजिबल होगा। यानी कि तो यहाँ पर यूजर नेम होती है, पासवर्ड होती है, जिसकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर एंट्री करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है मतलब सिक्योरिटी है, यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है कि आपके पास यूजर ID होनी चाहिए, मतलब आपके ऑथराइज्ड यूजर होना चाहिए, आपके पास यूजर ID होनी चाहिए, आपके पास एक पर्टिकुलर पासवर्ड होनी चाहिए यूजर ID का, जिसकी मदद से आप डेटाबेस को हैंडल करवा सकते हो। तो बेसिकली एक बड़ा सा फीचर है RDBMS का कि बिना पासवर्ड, बिना यूजर ID के आप डेटाबेस को मैनेज हैंडल नहीं कर सकते हो। तो ये थे कुछ फीचर्स RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अगर बात करें कुछ ड्रॉबैक्स, यानी कि अगर कोई चीज़ इतना अच्छा है तो उसके कुछ दिक्कतें भी होगी, यानी कि कुछ बुराइयां भी होगी। अगर दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उसके अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। तो पहली लिमिटेशन है, पहली ड्रॉबैक की बात करें, जो कि मेंटेनेंस। तो ये क्या है, मेंटेनेंस का मतलब ये होता है, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा को हम सेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, यानी कि एक सर्वर होता है, उस सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटा को हम स्टोर करते हैं। हमको नहीं पता हम कितने डेटा को स्टोर करें, लेकिन हम डेटा को स्टोर करते हैं। जब हम डेटा को स्टोर करते हैं वहाँ पर मल्टीपल यूजर उसको आके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एट ए टाइम कितने भी यूजर हो सकते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, मल्टीपल यूजर आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मल्टीपल यूजर आ रहा है, तो अगर हम बात करें फेसबुक का, अगर फेसबुक के सर्वर की बात करें, यहाँ पर मल्टीपल यूजर एक दिन पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करी जाती है, मल्टीपल फोटोज या मल्टीपल वीडियोज को पोस्ट करी जाती है। तो अगर इतने सारे काम होती है डेटाबेस के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि फेसबुक जो सर्वर होगा कितना हाई मेंटेनेंस मतलब वो मांगता होगा, कि जब भी हम कोई डेटाबेस को स्टोर करते हैं वो सर्वर पे जाकर स्टोर होती है, उस सर्वर को मैनेज करना, मेंटेन करना, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो कि मतलब हाई कॉस्ट है, मतलब ज़्यादा महंगी है, यानी कि एक्सपेंसिव है।
कि जितनी अच्छी आपकी सर्वर होगी, जितनी बड़ी आपकी सर्वर होगी, उतनी ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बेसिकली मेंटेनेंस तो बहुत मुश्किल काम है डेटाबेस का, यानी कि RDBMS में। यह हमारा पहला लिमिटेशन जो कि मेंटेनेंस। अगर बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक के अंदर मल्टीपल पोस्ट करी जाती है, मल्टीपल वीडियो को अपलोड करी जाती है, मल्टीपल अकाउंट को क्रिएट करी जाती है, तो मल्टीपल डाटा फ्लो होती है। जो भी डाटा को हम क्रिएट करते हैं वो जाके स्टोर होता है सर्वर के। जो भी सर्वर के अंदर डाटा स्टोर करी जाती है उसको मैनेज करना, हैंडल करना, ये कोई आसान सा काम नहीं है। इसको एक्सपर्ट के द्वारा करी जाती है। जो भी एक्सपर्ट इसको हैंडल करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटाबेस इंजीनियर। तो बड़ी रकम में पैसे भी लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हम कह सकते हैं ये बड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो मतलब कोई कंपनी है तो कर सकती है, हम पर्सनल यूज के लिए इस तरह से हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक ड्रॉबैक था RDBMS का। अगर बात करें नेक्स्ट ड्रॉबैक की, तो अगर मान लो आपकी कोई भी मल्टीमीडिया डाटा है, ठीक है, तो मल्टीमीडिया डाटा क्या करता है कि यहाँ पर हम सिर्फ मल्टीमीडिया वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑडियोज, वीडियोज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, फोटोज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली RDBMS में इस तरह से हम कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। अगर बात करें फोटोज़ का, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो भी हम RDBMS में काम करते हैं, हम टेबल की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो टेबल की फॉर्मेट में हम इमेजेस को, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो आपकी मल्टीमीडिया डेटा को स्टोर करने के लिए, तो एक मल्टीमीडिया डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी क्लाउड पे। यानी कि अभी बहुत सारे डेटाबेस आ चुके हैं दुनिया में जो कि ज़्यादा एडवांस्ड है रादर देन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि अभी भी यूज हो रही है RDBMS, यानी कि इतना ख़राब नहीं है। हालांकि थोड़ी थोड़ी तो मतलब अगर कोई भी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कुछ अच्छाई भी होगी, उसके कुछ बुराई भी होगी। तो बेसिकली ये कुछ है, मतलब मल्टीमीडिया डेटा को हम RDBMS के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर बात करें इमेजेस का, तो हम कोई भी इमेज को मतलब टेबल की फॉर्मेट में स्टोर नहीं कर सकते। अगर बात करें वीडियोज़ का, तो हम कोई भी वीडियोज़ को टेबल की फॉर्मेट में स्टोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये कुछ दिक्कत है मतलब RDBMS में। तो चाहते हो आपकी मल्टीमीडिया डेटा स्टोर हो जाए तो आप सिंपल जा सकते हो क्लाउड पे। तो जो क्लाउड डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस के अंदर हम मल्टीमीडिया डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसके अंदर हम मल्टीमीडिया डेटाबेस को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। मैं आपको बता दूं कि हम आने वाले लेक्चर सीरीज़ में पूरी लेक्चर जो होगी MySQL की होगी, यानी कि हम MySQL का यूज करके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम टेबल को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से मल्टीपल डेटाबेस से डील कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।